यहाँ तक कि निरंतर जुड़ाव के आधुनिक युग में भी कई लोग अब भी अज्ञात में भटकते रहते हैं। सबूतों की कमी, समय रेखा में खाली जगहें और छुपी जानकारी ऐसे मामलों को और जटिल बना देती हैं, जहां आम लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। नंबर 10, 69 वर्षीय दादी सैली डिट्स उत्तरी प्रिटोरिया के अकासिया की निवासी है। उनका घर ऑर्चर्ड्स में है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें उनके परिवार, दोस्तों और समुदाय द्वारा बहुत प्यार किया जाता है और उनकी कमी महसूस की जाती है। 2 जनवरी 2026 को सैली को आखिरी बार उनके किराएदार ने देखा था, जो उनकी संपत्ति किराए पर ले रहा था। वो उस शाम घर नहीं लौटी और तब से किसी ने उन्हें देखा या उनसे कोई संपर्क नहीं किया, जिससे व्यापक चिंता फैली और पूरा समुदाय एकजुट हो गया। अचानक संपर्क टूटने से रिश्तेदारों को सबसे बुरा होने की आशंका हो रही है। बुजुर्ग महिला के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने के कारण पुलिस इस मामले को नई गंभीरता से ले रही है। इस घटना से जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और स्थानीय निवासी, स्वयंसेवक व संगठन इसमें शामिल हो गए और उन्होंने आसपास के इलाकों में छानबीन की और जितनी भी जानकारी उनके पास थी उसे फैलाया। समुदाय ने पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की और खोज अभियान चलाया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहीं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अपहरण की आशंका की पुष्टि हो गई। गायब होने के 3 दिन बाद लापता व्यक्ति का मामला अपहरण की जांच में बदल गया, जब परिवार को फिरौती की मांग मिली। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने अगले दिन परिवार से दोबारा संपर्क कर फिरौती बढ़ा दी। इस घटना ने सैली की भलाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामला होने से विशेष इकाइयों जैसे रेनगेट्स सर्च एंड रेस्क्यू को बुलाया गया है। जांच जारी होने के कारण पुलिस ने इस चरण में और विवरण साझा नहीं किए हैं। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा जनता से सतर्क रहने और किसी संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट करने का अनुरोध करती है। जून 2026 तक महिला का पता नहीं चला और यह भी स्पष्ट नहीं कि फिरौती की मांगे पूरी हुई हैं या नहीं। जांच में सैली की सुरक्षा के लिए सावधानी से कदम उठाए जा रहे हैं। उनका वर्णन एक काकेशियन महिला के रूप में किया गया है, जो 5 फीट लंबी हैं और चश्मा पहनती हैं। गुमशुदगी के वक्त उनके छोटे सुनहरे बाल और नीली आंखें थी। आखिरी बार वे काले पैंट, ग्रे शर्ट में देखे गए थे। उन्हें आखिरी बार किराएदार ने देखा, फिर वे बिना सुराग गायब हो गई। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति से जिसने इस महिला को देखा हो आगे आकर सैप्स एकुरलनी से 01255740700 पर संपर्क करने की अपील की है। नंबर 9, रोहिंग्या लोग एक बिना देश के लोग हैं जो इंडो आर्यन जातीय भाषाई समूह से संबंध रखते हैं और मुख्य रूप से म्यांमार में इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन 2017 में 14 लाख रोहिंग्या लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें से 7,30,000 लोगों को अपने घर छोड़कर बांग्लादेश जैसे शरणार्थी शिविरों में सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी। हर साल हजारों रोहिंग्या म्यांमार के गृह युद्ध और बांग्लादेश के भीड़भाड़ वाले शिविरों से भागते हुए जान जोखिम में डालते हैं। इन प्रयासों में वे अस्थायी नावों में लगातार बदलते और खतरनाक समुद्रों में निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वे अपने पड़ोसी देशों तक पहुंचकर बेहतर जीवन पा सके। इस साल अप्रैल मध्य में ऐसी यात्रा शुरू हुई। करीब 300 रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर एक ट्रॉलर दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से मलेशिया के लिए रवाना हुआ। छोटी नाव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भीड़ में थे जब वह तेज हवाओं में उबड़ खाबड़ समुद्र में बढ़ रही थी। भीड़ भाड़ वाला जहाज अंडमान सागर में जाते समय तेज लहरों और तेज हवाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिससे वह पलट गया। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड का एक जहाज इंडोनेशिया जा रहा था, तभी उसने यह त्रासदी देखी। क्रू ने कई लोगों को ड्रम और लकड़ियों पर बहते हुए बेबस पाया। वे 9 रोहिंग्या लोगों को बचाने में सफल रहे, जिनमें एक महिला थी। उनमें से 6 बाद में मानव तस्करी में शामिल पाए गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एक जीवित व्यक्ति ने बताया कि वे 36 घंटे पानी में तैरे। रफीकुल इस्लाम ने बताया कि तस्करों ने मलेशिया में नौकरी का झांसा देकर नाव पर चढ़ाया।
उन्होंने याद किया कि जब ट्रॉलर पलट गया था तब लगभग 300 लोग उस तेल रिश्ते ट्रॉलर को पकड़कर लटके हुए थे। इनमें से 250 लोग लापता रहे और केवल 9 ही जीवित पाए गए। इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि क्या उनमें से कोई किनारे तक पहुंच पाया या कोई अन्य जहाज उन्हें गहरे पानी से बचाकर ले गया। लगातार खोजबीन के बावजूद ट्रॉलर पर सवार और कोई शरणार्थी नहीं मिला है। बचे लोगों के मुताबिक कई यात्रियों को जहाज के होल्डिंग एरिया में 4 दिन तक रखा गया जब तक जहाज पलट नहीं गया। ट्रॉलर अब तक नहीं मिला और उसकी लोकेशन पता नहीं है। होल्ड में रहे कुछ लोग अब भी फंसे हो सकते हैं, इसलिए जहाज ढूंढना बेहद जरूरी है। पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें म्यांमार तट के पास 2 जहाज डूबने की घटनाओं में 400 से अधिक रोहिंग्या शामिल थे, जिनमें से कई अब भी लापता है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि रोहिंग्या विस्थापितों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और शरणार्थियों के लिए स्थायी समाधान भी नहीं है, साथ ही मानवीय सहायता भी घट रही है। नंबर 8, ब्राजीली मनोवैज्ञानिक विक्टोरिया बैरेटो मूल रूप से फोर्टालेजा से है, जो ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है। विक्टोरिया ने अपने देश में क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के रूप में करियर बनाते हुए कई मरीजों की मदद की, अन्य पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया और अपनी विशेषज्ञता राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की। उनके सहयोगी और छात्र उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जुनूनी और समर्पित मानते थे। जनवरी में विक्टोरिया मोरक्को गई ताकि मनोवैज्ञानिक प्रथाओं के विकास पर एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग ले सके। मोरक्को में समय बिताने के बाद विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम गई और 2 फरवरी को वहां पहुंची। उनकी यात्रा का मकसद अपने करीबी दोस्त से मिलना था जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था। विक्टोरिया अपने दोस्त को मार्गदर्शन, मेंटरशिप और सहायता देना चाहती थी क्योंकि वह इस क्षेत्र में प्रवेश की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा था। 30 साल की विक्टोरिया अपनी 44 साल की दोस्त लिलियन सिल्वा से मिली ताकि वह ब्राजील की स्वास्थ्य प्रणाली और यूके में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर शोध परियोजना में मदद कर सके। यह परियोजना यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स कोलचेस्टर में चल रही थी, जहां लिलियन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञ व्याख्याता थीं। विक्टोरिया यूके के मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण जानने और इसमें शामिल होने को लेकर उत्साहित थीं। उन्होंने इस सहयोग को पेशेवर विकास और व्यक्तिगत संतुष्टि का अवसर माना। यूके पहुंचकर विक्टोरिया ने लिलियन के साथ कोलचेस्टर के पास समुद्र तटीय शहर साउथ साउथएंड ऑन सी में रहने की योजना बनाई थी। व्याख्याता अपनी दोस्त को खुश मिजाज, मजाकिया और बातूनी बताती थी। हालांकि 3 मार्च को विक्टोरिया का मिजाज कुछ अलग था। लिलियाना ने देखा कि वह शांत और सामान्य नहीं थी, अस्वस्थ लग रही थी, पर कारण नहीं समझ पाई। उस दिन करीब 1 बजे दोनों अलग हुए। विक्टोरिया नंबर 87 बस में बैठी जो उसे बाउंड्री रोड से ब्राइटलिंगसी ले गई। वह बेलफील्ड एवेन्यू पर उतरी। डोरबेल फुटेज में उसे दोपहर 2:30 बजे के बाद रिकॉर्ड किया गया। उसके पास पीपल ओवर प्रॉफिट लिखा सफेद टोट बैग था। उसी दिन जस्टिन फ्रांसिस अपनी पार्टनर और कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी विक्टोरिया के हुलिये जैसी एक महिला बेलव्यू एवेन्यू में मिली और उसने अपना परिचय दिया। उसने पूछा क्या वह घर आ सकती है, पर कारण नहीं बताया। उस जोड़े ने स्थिति पर भरोसा नहीं किया और मना कर दिया। अब उन्हें अफसोस है। सीसीटीवी में एक व्यक्ति को बोटयार्ड की बाड़ कूदते हुए देखा गया। ये विक्टोरिया को आखिरी बार पक्के तौर पर देखे जाने की घटना थी। कुछ समय बाद उसी तरह का एक बैग जो उसकी गुमशुदगी वाले दिन था, ब्राइटलिंगसी के वाटर फ्रंट के बोटयार्ड के पास कैपारिस रोड पर मिला। लिलियाने नहीं जानती कि उनकी दोस्त ब्राइटलिंगसी क्यों गई, क्योंकि वहां उनका कोई काम नहीं था। उनका मानना है कि विक्टोरिया शायद लंदन या कोलचेस्टर की उल्टी दिशा में जा रही थी। बैग मिलने का इलाका जांचकर्ताओं के लिए मुख्य बिंदु बना है। 2 हफ्ते बाद अधिकारियों ने विक्टोरिया का लैपटॉप ढूंढ लिया। यह एसेक्स के टेंडरिंग जिले और ब्राइटलिंगसी में मिला था। सीसीटीवी फुटेज, बैग की जगह और लैपटॉप की बरामदगी के कारण अधिकारियों को लगता है कि महिला ने शायद पॉन्टून से नाव की रस्सी खोल दी थी। वह नाव ब्रैडवेल ऑन सी के पास पानी में मिली थी। जहाज से एक तैरने में मदद करने वाला उपकरण गायब था।
विक्टोरिया के परिवार ने समुदाय से आग्रह किया है कि अगर वे उसे देखें तो उसे स्वागत महसूस कराएं। उनका मानना है कि वह खुद को सामान्य महसूस नहीं कर रही है और उन्हें एक शांत माहौल की जरूरत है। अब तलाश को रिवर ब्लैकवाटर, डेंग्यू प्रायद्वीप और रिवर क्राउच तटों तक बढ़ा दिया गया है। कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिले हैं, लेकिन प्रयास सक्रिय और लगातार जारी हैं। विक्टोरिया बैरेटो एक ब्राजीली महिला है जिनके बाल और आंखें भूरे हैं। उन्हें आखिरी बार नीला टर्टल लेक, हल्के नीले जीन्स और काले जूते पहने देखा गया था। इस लापता होने की घटना से संबंधित जानकारी 999 पर दी जा सकती है। घटना संख्या 622 दिनांक 4 मार्च का उल्लेख करते हुए। नंबर 7, 49 वर्षीय पर्वतारोही जेसलिंडा सलूदा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि उन्हें कभी कभी ट्रैकिंग पसंद थी और लापता होने के वक्त भी वे ट्रैकिंग कर रही थी। 23 मई 2026 को जेसलिंडा सलूदा ने 13 ट्रैकर्स और 2 फॉरेस्ट्री माउंटेन गाइड्स के साथ ट्रांसपेंडर चैपमैन अभियान में भाग लिया। उस सुबह 2:00 बजे यात्रा शुरू हुई। रास्ते में जेसलिंडा सलूदा और एक ट्रैकर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रुके, पर थोड़ी देर बाद जेसलिंडा सलूदा ने यात्रा जारी रखी। अगली सुबह 7:30 बजे जेसलिंडा सलूदा को पर्वत गाइड्स ने आखिरी बार देखा। पता चला समूह में एक ट्रैकर कम है। तुरंत उसकी खोज शुरू हुई। कोई सुराग न मिलने पर गाइड ने अधिकारियों को बताया और उसी दिन गुमशुदगी दर्ज हुई। पैराक फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने बचाव कार्यों में भाग लिया और ट्रैकर्स के रास्तों की जांच की। विभाग ने पहाड़ की चोटी के 2 कैमरों के मेमोरी कार्ड हासिल किए। उन्होंने पता किया कि जोसलिंडा के लापता होने वाले दिन वह उसी इलाके में थी और सुकाने के कैंप जा रही थी। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पर्वतारोही ने 24 मई की सुबह 11:22 बजे कैमरा 1 के सामने से गुजरी थी। इसके बाद मलेशिया की स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशन एंड रेस्क्यू टीम, जिसे JBPM स्टॉर्म कहा जाता है, के 8 सदस्यों की फुटेज है, जिन्होंने 25 मई को शाम 5:15 बजे कैमरे के सामने से गुजरे। लापता महिला की वापसी की कोई फुटेज नहीं मिली। इसका मतलब वह आगे बढ़ती रही। कैमरा 2 पर जेसलिंडा या रेस्क्यू टीम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, जिससे साबित होता है कि उसने ये रास्ता नहीं लिया। वह सुकुनेगा कैंप के रास्ते पर गई थी, पर वहां पहुंची नहीं। खोजकर्ताओं को लापता महिला के जूते के निशान और एक पानी की बोतल भी मिली। कैमरा 1 के बाद 2 और चौराहे आते हैं, जिनमें से एक केम सुबनेगा है और दूसरा एक वाटर पॉइंट का रास्ता है। हालांकि दूसरा रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वह एक निर्धारित रास्ता नहीं है। राहत अभियान के दौरान पेराक JBPM ड्रोन यूनिट के अधिकारी मोहम्मद सैफवान अब्दुल्लाती को इलाके की निगरानी करते समय घुटने और टखने सहित पैरों में चोटें आईं। किम कांटो से उस जलमार्ग तक जो सुंगई आयर बेसोक की ओर जाता है। खोज के दौरान JBPM और GOF की 3री बटालियन के 4 सदस्य घायल हुए। ये चोटें दिखाती है कि ये इलाका कितना खतरनाक है, भले ही व्यक्ति प्रशिक्षित और अनुभवी हो। गुनुंग बातु पेटी का 95% हिस्सा अब तक विभिन्न तरीकों से खोजा जा चुका है। ऑनलाइन अलंग या सूदखोरों से जुड़ी अफवाहें फैल रही हैं। ये निश्चित नहीं है कि ये दावे कहां से आए हैं, लेकिन बाद में पुलिस जांच में इस मामले में किसी भी आपराधिक तत्व का कोई सबूत नहीं मिला। जेसलिंडा सलूदेत कभी सुकुनेगा कैंप नहीं पहुंची और तब से किसी ने उन्हें देखा या उनसे कोई खबर नहीं मिली। जेसलिंडा के हालात या ठिकाने के बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो पेराक फायर डिपार्टमेंट से 0540-110-94 पर संपर्क करने की अपील की जाती है। नंबर 6, मॉर्गन विलियम्स वाइज काउंटी टेक्सास में रहते हैं। उनके प्रियजन उन्हें एक आज़ाद ख्यालों वाली इंसान के रूप में बताते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर वॉकर और उसके परिवार के साथ रहती है। वह समर्पित माँ और परिवार की प्यारी सदस्य हैं। 30 वर्षीय वह नशे की समस्या से जूझने के लिए जानी जाती है और ये कई सालों से है, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार से संपर्क में रहती हैं। हालांकि 15 मई 2026 से चीजें बदल गई थी। उस दिन मॉर्गन को अज्ञात कारण से पार्कर काउंटी जेल में कुछ समय रहने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा उसने दोस्त के साथ लिफ्ट ली जो शायद फोर्ट वर्थ ले गए
वह तब से अपने वाइस काउंटी वाले घर नहीं लौटी है और किसी ने भी उसकी कोई खबर नहीं सुनी है। जिसने उसे जेल से उठाया उसका नाम सामने नहीं आया, पर माना जा रहा है मॉर्गन ने अपना मोबाइल उसी के पास छोड़ा। अब डिवाइस क्रिस्टोफर के पास है। बॉयफ्रेंड ने कहा कि मॉर्गन रिहा होने वाले दिन वह पुनर्वास केंद्र में था, इसलिए उसे लेने नहीं आ सका। मॉर्गन का अचानक गायब होना उसके स्वभाव के खिलाफ है और वह बेटे से मिलने का समय भी चूक गई है। लापता महिला के पिता लैरी और उनकी पत्नी करेन को लगता है कि कुछ बहुत परेशान करने वाली घटना हुई है। लैरी ने रिपोर्टरों को बताया कि जो जानकारी उन्हें दी गई है वो आपस में मेल नहीं खाती। घटनाओं की समय रेखा और कहानियां मेल नहीं खा रही। यहां कुछ न कुछ कमी है, वो जोर देकर कहते हैं। लैरी इस स्थिति को चिंताजनक बताते हैं। उसके पेट में घबराहट है और उसे पता है कि कुछ गलत है। मॉर्गन की केस फाइल हफ्तों तक अनदेखी रही। वाइस काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक गुमशुदगी रिपोर्ट गलत क्षेत्राधिकार में दर्ज की गई थी। फोर्ट वर्थ पुलिस को रिपोर्ट क्रिस्टोफर के सुझाव पर मिली कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद वहां गई थी। फोर्ट वर्थ के जासूसों ने हालांकि मामला बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि मॉर्गन उस इलाके में थी और ना ही कोई चश्मदीद गवाह था जिसने उसे वहां देखा हो। वाइस काउंटी शेरिफ कार्यालय को यह मामला हाल ही में मिला क्योंकि पहले यह गलत दर्ज हुआ था। वे इन घटनाओं की जांच कर रहे हैं लेकिन असमंजस में हैं। घटनाओं की समय रेखा और कहानियां भी नहीं मिल रही है। इस मामले में विरोधाभासी बयान, अनुत्तरित सवाल और ऐसे सुराग हैं जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। परिवार जनता से किसी भी जानकारी के लिए मदद मांग रहा है। ऐसी कोई भी जानकारी जो मॉर्गन के साथ क्या हुआ समझने और उसे घर लौटाने में अधिकारियों की मदद कर सके। लापता मां को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया है जिनके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। उनके अतीत या वह किन क्षेत्रों से जुड़ी रही है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये निर्धारित नहीं हो पाया है कि जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तब वह क्या पहने हुए थी और उनके लापता होने के बाद से अब तक कोई भी देखे जाने की सूचना नहीं मिली है। कॉर्पोरल मॉसली वाइस काउंटी शेरिफ कार्यालय में किसी भी जानकारी के लिए 9406275971 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर 5। 60 वर्षीय जैसन कॉफ्रिन को बाहरी गतिविधियों का अच्छा खासा अनुभव है और उन्हें एक उत्साही हाइकर के रूप में वर्णित किया गया है जो शारीरिक रूप से फिट और एथलेटिक है। मई के अंत में वो हाइकर कैलिफोर्निया के लेक ताहो में मेमोरियल डे पर हाइक के लिए गए। उन्होंने एल डोराडो नेशनल फॉरेस्ट में एक दिन घूमने फिरने के बाद वहां से आगे का सफर शुरू किया। हाइक के दौरान वो दोस्तों और परिवार से जुड़े रहे और लोकेशन बताते रहे। 25 मई 2026 को जैसन फॉलन लीफ लेक से बाहर निकले और डेसोलेशन वाइल्डरनेस की ओर जा रहे थे। एल एल्डोराडो नेशनल फॉरेस्ट का डेसोलेशन वाइल्डरनेस 63,960 एकड़ उप आल्पाइन और आल्पाइन जंगल, ग्रेनाइटिक चोटियों, हिम नदी घाटियों और झीलों से बना है। यह एल एल्डोराडो काउंटी में हाईवे 50 के ठीक उत्तर में स्थित है और एक लोकप्रिय हाइकिंग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहां जाने के लिए या तो दिन भर का या रात भर ठहरने का परमिट की आवश्यकता होती है। जेसन अपने समय से काफी देर हो चुका था जिससे एक देरी से लौटने वाले हाइकर की चेतावनी जारी हुआ जिसने स्थानीय पुलिस अधिकारियों और बचाव कर्मियों को रिजर्व में भेजा ताकि वे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। जांचकर्ताओं के अनुसार वह 25 मई सुबह 11 बजे के करीब अंगोरा पीक क्षेत्र में हो सकता है। वे अन्य हाइकर से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने लापता व्यक्ति को देखा है। उसका आखिरी ज्ञात संपर्क उसी दिन लगभग शाम 4 बजे हुआ था। यही समय था जब माना जाता है कि वह फॉलन लीफ लेक से निकलकर डेसोलेशन वाइल्डरनेस जा रहा था। जिस समय जैसन अगले इलाके में जा रहा था मौसम की स्थिति अचानक बदलने लगी। मौसम साफ से अचानक तेज हवा और ठंडा हो गया। अगले दिन साउथ लेक ताहो एयरपोर्ट पर बर्फबारी और कोहरा छा गया। जैसन जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा होगा वहां खराब और अनिश्चित मौसम ने उसकी स्थिति और भी गंभीर कर दी। 60 वर्षीय जैसन के लिए एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया जिसमें लगभग 200 लोग खोज और बचाव कार्य में शामिल हुए। 2 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां और साझेदार इस खोज में शामिल हैं जिसमें
कैलिफोर्निया एयर नेशनल गार्ड भी है। इन प्रयासों में जमीन पर और वाहनों में कई स्वयंसेवक, साथ ही हेलीकॉप्टर दल और खोजी कुत्तों की टीमें शामिल हैं। उच्च ऊंचाई का अनुभव रखने वाले खोज और बचाव विशेषज्ञ भी इस खोज में शामिल हो गए हैं और वे जटिल और चुनौतीपूर्ण इलाके में रास्ता तय करने के लिए सुसज्जित हैं। जेसन कॉफरेट एक कोकेशियन पुरुष है जिनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच और वजन 150 पाउंड है। उनके बाल भूरे और आंखें हेजल हैं। लापता होते समय उनके कपड़ों की पुष्टि नहीं है, पर अधिकारियों के मुताबिक वे खाकी शॉर्ट्स और नीली सफेद लंबी बाजू की शर्ट पहन सकते हैं। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने या उसकी गुमशुदगी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में कोई भी जानकारी एल डोराडो शेरिफ कार्यालय को 530-621-6600 पर केस नंबर 2,63,613 का हवाला देते हुए दी जा सकती है। नंबर 4, 30। 1 साल के मेसन बुले वॉल्थम मैसाचुसेट्स के निवासी हैं। मेसन अपने दोस्तों और परिवार के बीच एक निजी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जो आमतौर पर अपने आप में रहते हैं, लेकिन अपने करीबी लोगों के साथ आमतौर पर दोस्ताना रहते हैं। उन्हें कुछ दवाओं की जरूरत है और वह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उनके करीबियों को चिंता होती है। 25 अप्रैल को मेसन को वारेंडल के सीडर स्ट्रीट के पास अपने घर से आखिरी बार निकलते देखा गया था। उस खास दिन मेसन बिना अपने निजी सामान के, जिसमें उनका बटुआ, फोन और जरूरी दवाइयां शामिल थी, जल्दी में घर से निकल गए, जिससे उनके चाहने वालों की चिंता और बढ़ गई। यह स्पष्ट नहीं है कि मेसन को आखिरी बार किसने देखा या उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। संकेत है कि वे किसी अज्ञात कारण से मानसिक स्वास्थ्य संकट में हो सकते हैं। लापता व्यक्ति अब तक घर नहीं लौटा है और तब से किसी ने उसे देखा या उससे कोई संपर्क नहीं किया है। उन्हें आखिरी बार क्रीम स्वेटशर्ट, नीला विंड ब्रेकर, काले जूते और हरी सेल्टिक्स टोपी में देखा गया था। घर से निकलते समय उनके पास एक काला बैकपैक था, जिसमें क्या था पता नहीं। मेसन बुले के बारे में बस यही जानकारी है। उनकी गुमशुदगी की परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी है और इस मामले की जांच के बारे में तो और भी कम जानकारी उपलब्ध है। मेसन की आंखें नीली है, बाल भूरे हैं, कद 6 फीट है और वजन लगभग 170 पाउंड है। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ हो सकती है, जैसा कि पुरानी तस्वीरों से पता चलता है। उसका जन्म 17 दिसंबर 1994 को हुआ था और अगर उसे कहीं देखा जाए तो गवाहों से अनुरोध है कि वे वॉल्टन मिसिंग पर्सन डिटेक्टिव डैन मैकडूगल से 78131435550 पर संपर्क करें। नंबर 3, अप्रैल 2026 में 40 वर्षीय मार्टिन लोगन घर बदलने की प्रक्रिया में थे। उन्होंने हाल ही में परिवार के लिए नया अपार्टमेंट लिया। लीज पर साइन करना बाकी था। 18 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे 2 बच्चों के पिता अपने पुराने घर से कुछ डिब्बे लेने निकले थे ताकि वे अपनी चीजें वापस लाकर शिफ्टिंग कर सके। बाहर रहते हुए उन्होंने घर फोन कर बताया कि वे कुछ लोगों को शहर के क्लिनिक से लिफ्ट देकर थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने शाम को फिर घर फोन कर बताया कि जिसे लिफ्ट दी थी उसने पैसे नहीं दिए और अब वे पैसे लेने जा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि वे डिब्बे लेकर आ रहे हैं। मार्टिन उस शाम घर नहीं लौटे। अगले दिन दोपहर 1 बजे उन्होंने परिवार को फोन कर बताया कि रात लौटेंगे, लेकिन वे नहीं आए। तब से उन्हें न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर मिली है। मार्टिन का 21 अप्रैल को गुडविल में इंटरव्यू था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने अपार्टमेंट एजेंट से लीज साइन करने के लिए भी मुलाकात नहीं की। तब से उन्होंने प्रियजनों से संपर्क नहीं किया, जो परिवार को उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगता है। वह रोज अपने परिवार से बात करते और बच्चों को कभी पीछे नहीं छोड़ते थे। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो संदिग्ध जानकारी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तुरंत जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पता लगाया कि गायब होने के बाद मार्टिन के बैंक खाते में कोई गतिविधि नहीं हुई और उनका फोन बंद हो गया। जिस दिन वह गायब हुए उस दिन वह व्यक्ति एक हल्के नीले रंग की 1990 मर्करी ग्रैंड मार्क्वेस चला रहे थे, जिसकी नंबर प्लेट SXM 9913 थी। यह वाहन कबाड़ी के पास मिला, जिसने कहा उसे यह गाड़ी बेची गई थी।
पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 19 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ये वाहन कहां गया था। 18 तारीख को मार्टिन ने, जिनमें एक परिवार का जानकार था, मिडवेस्ट जा रहे लोगों को लिफ्ट दी थी। 19 तारीख को यात्रा से लौटते समय वह अचानक गायब हो गए। उस अनाम यात्री को तब से अलग आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। लापता व्यक्ति की पत्नी के अनुसार हिरासत में लिया गया व्यक्ति लोगन परिवार के साथ हिंसक इतिहास रखता है। जेनेविव के अनुसार उस व्यक्ति ने एक बार उनके घर में घुसपैठ कर हथियार से जेनेविव और बच्चों पर गोली चलाई थी। यही घटना उनके स्थान बदलने का कारण बनी। पुलिस को लगता है कि कुछ और लोगों को भी लापता होने से पहले की जानकारी हो सकती है। उस व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने किसी अन्य यात्री की पहचान की है या नहीं। मार्टिन लोगन को एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल आंशिक रूप से सफेद है और आंखें भूरे रंग की हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 4 इंच है और वजन 200 से 245 पाउंड के बीच है। वह काले किनारे वाले चश्मे पहनते हैं और उनकी पीठ पर 3 लंबी चोट के निशान हैं। जब वो लापता हुए थे, मार्टिन की छोटी दाढ़ी और मूछें थी। वह बालों को चोटियों में रखते थे। उनके सीने पर सेबेस्टियन, सुले, जेनेविव नाम के टैटू है और हाथों चेहरे पर भी कई अनिर्दिष्ट टैटू है। उसके ठिकाने या इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी रिचमंड पुलिस विभाग को 804 646 500 00 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 202 604 24 0263 दर्ज किया गया है। नंबर 2, 75 वर्षीय आल्मा फाउलर कैम्डेन टेनेसी की निवासी है। वह पिछले 8 सालों से हैरिंगटन प्लेस की असिस्टेड लिविंग सुविधा में रह रही है। परिवार के अनुसार वह बोल नहीं सकती, लेकिन कभी कभी हाँ या नहीं में जवाब देती है। उनकी गहरे फिलिपिनो लहजे के कारण समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आल्मा को सुनने में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वह हियरिंग एड्स पहनने से मना करती है और उन्हें एक ऐसी चिकित्सीय समस्या भी है जिसके लिए सांस लेने के इलाज की जरूरत पड़ती है। 11 फरवरी 2026 की शाम को बेंटन काउंटी शेरिफ कार्यालय को हैरिंगटन प्लेस से एक फोन कॉल प्राप्त हुई। स्टाफ ने आल्मा फाउलर की गुमशुदगी की रिपोर्ट की क्योंकि वो कमरे में नहीं थी और कहीं नहीं दिख रही थी। विभाग को ऐसे संस्थानों से साल में कम से कम 4 कॉल आती हैं। अधिकतर लापता निवासी परिसर या आसपास सुरक्षित मिल जाते हैं। अल्मा के मामले में कोई सुराग नहीं मिला। उसे आखिरी बार उसी दिन सुबह 11:30 बजे देखा गया। वह लंच रूम में दोपहर का खाना खा रही थी और बाद में अपने कमरे में वापस चली गई थी। दोपहर में कमरे की जांच में एक स्टाफ ने देखा कि वह वहां नहीं थी। शुरुआत में यह मान लिया गया कि वह अपने कमरे के अटैच्ड बाथरूम में है, लेकिन उन्होंने पुष्टि करने के लिए दरवाजा नहीं खटखटाया। 5:30 बजे स्टाफ ने देखा कि आल्मा कमरे में नहीं है, तो विभाग से संपर्क किया। इस समय तक पहले ही अंधेरा और ठंड हो चुकी थी। कानून प्रवर्तन अधिकारी पहुंचे और 1 घंटे तलाश के बाद भी सफलता नहीं मिली। अधिकारियों ने जब महसूस किया कि यह पिछली घटनाओं जैसा नहीं है, तो उन्होंने अन्य एजेंसियों से संपर्क किया। 550 एकड़ इलाके में टीमों, कुत्तों, ड्रोन व हेलीकॉप्टर से तलाशी ली गई, पर सुराग नहीं मिला। पास की ब्लैकबर्न झील की भी तलाशी ली गई। कीचड़ में कोई पैरों के निशान नहीं थे और हीट सीकिंग कैमरों में सिर्फ जंगली जानवर दिखे। आल्मा का पर्स, कपड़े और दवाइयाँ उसके कमरे में मिली। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह कहीं जाने की योजना बना रही थी और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई थी। अगर वह लंबे समय तक अपनी दवाइयाँ नहीं लेती है तो उसे तीव्र भ्रम या मतिभ्रम हो सकते हैं। सुविधा के अंदर बाहर कैमरे हैं और हर कमरे में अलर्ट सिस्टम है जो निवासियों के अपने कमरों से बाहर निकलने पर फ्रंट डेस्क को बताता है। बताया गया है कि लापता होने के वक्त कोई सुरक्षा उपाय सक्रिय नहीं था। स्टाफ ने कहा कि उन्होंने सिस्टम इसलिए बंद किया क्योंकि लोग बहुत शंकालु हो गए थे। अल्मा की तलाश अब केंटकी तक बढ़ गई है। हालांकि सीमित खोज प्रयास अब भी हैरिंगटन प्लेस और उसके आसपास केंद्रित है। जांच की संवेदनशीलता के कारण गायब होने की और जानकारी जारी नहीं की गई है। एल्मा फाउलर की लंबाई 4 फीट 10 इंच बताई गई है और उनका वजन 110 पाउंड है। वह फिलिपीनी मूल की है और आखिरी बार हरे पफी जैकेट,
टैन जीन्स, सफेद स्नो बूट्स व सफेद हेडबैंड में देखी गई थी। उनकी लोकेशन से संबंधित जानकारी बेंटन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस को 731 584 463 2 पर दी जा सकती है। नंबर 1। हालांकि ताइवान ने ज्यादा संख्या में F-16 फाइटिंग फाल्कन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान नहीं उड़ाए, लेकिन वह पहला देश बना जिसने युद्ध के लिए तैयार F-16 तैनात किए। इसी प्रकार के जेट को ताइवान एयरफोर्स के कैप्टन सिन पो यी ने जनवरी 2026 की शुरुआत में एक रात के समय ट्रेनिंग मिशन के दौरान उड़ाया था। सिन और एकल सीट वाले फाइटर जेट, जिसकी टेल नंबर 6700 थी, ने हुआलियन एयरबेस से 6 जनवरी को शाम 6:17 बजे उड़ान भरी। यह विमान ट्रेनिंग के दौरान अन्य F-16 के साथ दक्षिण जा रहा था। ताइवान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बादलों में प्रवेश करते ही सिन समूह से अलग हो गए। बाकी जेट अपने मिशनों पर निकल गए। इसी दौरान कप्तान ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया कि विमान ऊंचाई खो रहा है। शाम 7:28 बजे उन्होंने कंट्रोल रूम को संकेत दिया कि वह F-16 से इजेक्ट करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जेट का सिग्नल रडार से गायब हुआ जब वह फेंगबिन टाउनशिप तट के पास उड़ रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करते समय सिन 2600 फीट की ऊंचाई पर थे। 8 सेकंड बाद ठीक सिग्नल खोने से पहले रिकॉर्ड्स के अनुसार जेट 5700 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। एयरफोर्स ने तुरंत सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया। इसमें 3 जहाज और 6 नावें थीं। आसपास के मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नावों से भी खोज में मदद के लिए संपर्क किया गया। अनुमान है कि जेट के मुख्य कंप्यूटर में खराबी आ सकती है, कारण की जांच जारी है और सिन व F-16 की तलाश भी चल रही है। राहत कर्मियों को जेट के ब्लैक बॉक्स से बहुत कम और रुक रुक कर सिग्नल मिले हैं। सिन और उनके विमान के गायब होने के 2 महीने से भी ज्यादा समय बाद तलाशी में शामिल सेना ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का पता लगाया और कहा गया कि यह ताइवान के पास के पानी में मिला है, लेकिन ब्लैक बॉक्स की सही जगह का खुलासा नहीं किया गया। बताया गया कि यह डिवाइस किनारे मिली और जेट के गायब होने की वजह जानने के लिए डिकोडिंग को भेजी गई। वायुसेना यह पुष्टि नहीं कर पाई कि सिन ने सिग्नल खोने से पहले इजेक्ट किया था या नहीं। सेना ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें किसी भी सर्वाइवल बीकन से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। इस कठिनाई के कारण ताइवान वायुसेना ने F-16 प्रशिक्षण मिशन रोककर निरीक्षण और रख रखाव का आदेश दिया। इसके बाद बेड़े को मिशन जारी रखने की अनुमति मिल गई क्योंकि कोई समस्या नहीं थी। कैप्टन सिन पोई ने 2019 में वायुसेना एकेडमी से स्नातक किया था और 611 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए थे। उस जेट ने लगभग 3900 उड़ान घंटे पूरे किए थे जिसे वो उड़ा रहे थे। ताइवान के F-16 जेट्स में अमेरिकी लड़ाकू विमानों जैसी स्वचालित टक्कर बचाव प्रणाली नहीं है। ताइवान के जेट हादसों के लिए ऐसी प्रणालियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी या सुझाव आपके पास हो तो आप नजदीकी ताइवान दूतावास या स्थानीय कोस्ट गार्ड अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं, जो जानकारी को खोज अभियान के कमांडरों तक पहुंचा सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप नए वीडियो अपडेट पा सके। मैं टॉप 5 अननोन हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे।